मोशन। हमारी हर रोज की लाइफ में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कि वो रुकी हुई हैं और कुछ मोशन में हैं। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फिश स्विम करती है, ब्लड जो है वो वेन्स और आर्टरीज में फ्लो करता है, कार्स मूव करती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, हर चीज मूव कर रही है। हम अक्सर परसीव करते हैं एक ऑब्जेक्ट को कि वो मोशन में है अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करती है। हाउएवर, ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहां पर मोशन को इन्फर करने के लिए हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर के मोशन को इन्फर करने के लिए हम डस्ट, लीव्स, फ्लाइंग पेपर, क्लॉथ्स एटसेट्रा इनके मूवमेंट को बेसिस बनाते हैं कि अगर लीव्स उड़ रहे हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, कपड़े उड़ रहे हैं तो मतलब हवा चल रही है। सनराइज, सनसेट, चेंजिंग ऑफ सीजन, ये क्यों होता है? अगर अर्थ चलती ना होती सन के अराउंड या अपनी एक्सिस पे रोटेट ना करती होती तो ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, सो ऑब्वियसली हम अर्थ के मोशन को डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते हैं। हम अर्थ के अंदर हैं तो हमें अर्थ चलती हुई नहीं नजर आती, लेकिन ये सारे फिनोमिना जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं, अर्थ एक्चुअली चल रही है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्सन को मूविंग लग सकती है और एट द सेम टाइम किसी दूसरे को वो स्टेशनरी लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए बाहर रोड के ऊपर जो ट्रीज लगे हुए हैं उन्हें लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो पर्सन कोई बाहर रोड पर ही खड़ा होगा उसके लिए वो पेड़ रुके हुए हैं। तो वही पेड़ है, एक बंदे को वो चल रहे लगते हैं, एक बंदे को रुके हुए लगते हैं। सो दैट इज व्हाई वी से कि मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है। हम उसको किसके विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं, इस अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि कोई चीज़ रुकी हुई है कि चल रही है। ठीक है, ऐसे ही बस के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर अपने फेलो पैसेंजर को एट रेस्ट देखता है कि वो रुका हुआ है, लेकिन बस के बाहर खड़ा हुआ पर्सन जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको देखता है कि वो चल रहे हैं। ठीक है, सो मोस्टली जो मोशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, कुछ रोटेट करते हैं, कुछ वाइब्रेट कर सकते हैं। ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहां पर इन सब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कैसे डिस्क्राइब करना है। हम इन मोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, इक्वेशंस और ग्राफ्स के थ्रू। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करना है। एक्टिविटी 8.1, डिस्कस करो कि आपके क्लासरूम की जो वॉल्स हैं वो रेस्ट पर हैं कि मोशन में हैं। ऑब्वियसली अगर आप क्लास के अंदर बैठे हुए अपने क्लासरूम की वॉल्स को आप सोचते हो तो आप कहोगे कि वो एट रेस्ट हैं। यस, विद रिस्पेक्ट टू यू वो रेस्ट पे हैं भी। लेकिन अगर हम ये समझें कि जैसे एक चलती बस के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर अपने फेलो पैसेंजर को एट रेस्ट ही देखता है, उसी तरह से ये अर्थ चल रही है, हम भी इसके पैसेंजर हैं और ये वॉल्स भी इसकी पैसेंजर हैं। तो हमारे लिए जो वॉल्स हैं वो एट रेस्ट नजर आएंगी, लेकिन अगर अर्थ चल रही है तो बेसिकली ये वॉल्स भी अर्थ के साथ साथ चल रही है। क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है जब आप ट्रेन में बैठे होते हो कि ट्रेन जो है हालांकि रुकी हुई होती है, ठीक है, लेकिन वो अचानक आपको चलती हुई फील होगी। ऐसा होता है, इवन सिग्नल पे खड़े खड़े भी ऐसा कई बार होता है। आप गाड़ी में बैठे हुए, साथ की गाड़ी थोड़ी आगे पीछे होएगी तो आपको अचानक ये लगता है कि आपकी गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, सो ऐसा होता है। अगेन रीजन बीइंग, मूव वो कर रही है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मूवमेंट हो रही है, तो आपको लगेगा कि शायद आपकी गाड़ी मूव कर रही है। जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं वो ये एक्सपीरियंस ज्यादा करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग इसको इतना अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं करते इस चीज को। गाड़ी में जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको नहीं इतना एक्सपीरियंस होता, ड्राइवर को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसको अचानक लगता है कि पीछे को जा रही है। ठीक है, थिंक एंड एक्ट। हम कई बारी अपने आसपास की चीज़ों के रैंडम मोशन से अपने आप को एंडेंजर्ड महसूस करते हैं। हमें लगता है कि यार ये पता नहीं कैसे चल रही है गाड़ी, जैसे कोई बहुत तेज़ रैश गाड़ी चलाता है, इधर उधर से निकाल के लेके जाता है, तो गाड़ी में बैठे हम कहते हैं ना ये मारेगा आज किसी को, है ना। तो वैसे ही हम उसके इरेटिक जो रैंडम मोशन है हम उससे एंडेंजर्ड महसूस करते हैं। जैसे कि अनकंट्रोल्ड वे में फ्लड्स के दौरान पानी भी आता है तो लोग उससे खतरा महसूस करते हैं कि पता नहीं वो किधर को बह जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड कंट्रोल्ड मोशन जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए एक सर्विस हो सकता है। जैसे कि
कंट्रोल्ड वे में जब हम पानी को यूज करके टर्बाइन्स पे गिरवाते हैं तो वो बिजली प्रोड्यूस कर जाता है। ये जो इरेटिक मोशन है कुछ ऑब्जेक्ट्स का, इसको समझना मुश्किल है, ठीक है, पर ऑब्वियसली ये इरेटिक मोशन है, इसको हमारे को ज्यादा समझने की या कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं। हमारे को कंट्रोल करने की, समझने की जरूरत है प्रॉपर मोशन, ठीक है, डिस्क्राइबिंग मोशन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। मान लो एक स्कूल है एक विलेज के अंदर, वो 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन के नॉर्थ की तरफ है। हमने स्कूल की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन जो है वो बता दिया। इसमें रेलवे स्टेशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। सो क्या हम रेलवे स्टेशन के अलावा हम और भी चीज़ों को रेफरेंस पॉइंट मान सकते थे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिनेरियो लेते हैं, मान लो आपके घर के लेफ्ट साइड पर डोमिनोज है और आपके घर के राइट साइड पर सपोज देयर इज अ टेम्पल, ठीक है। आप किसी को अपना एड्रेस समझाओगे, आप कहोगे कि ऐसे 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 करके वो लेन में आप आ गए, ठीक है, मंदिर पे जब आप पहुंचोगे तो मंदिर से आप लेफ्ट चले जाना, मेरा घर आ जाएगा। लेकिन वो बंदा दूसरी साइड से आ जाए, पिज्जा वाले साइड से, पिज्जा हट या डोमिनोज वाली साइड से आ जाए, ठीक है, तो फिर वो आपको फोन करे, यार मेरे को तेरा घर नहीं मिल रहा, तो आप उसको क्या समझाओगे कि अच्छा अगर तू डोमिनोज के बाहर खड़ा है तो वहां से राइट आ जा, आपका घर वहीं पर है, ठीक है। उसकी पोजीशन नहीं बदली, क्या बदला? बदला रेफरेंस पॉइंट। आप किसकी टर्म्स में समझा रहे हो? मंदिर के हिसाब से बताओगे तो कहोगे लेफ्ट की तरफ आओ, और डोमिनोज के हिसाब से बताओगे तो कहोगे कि राइट की तरफ आओ। सो रेफरेंस पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है मोशन को समझने के लिए, ठीक है। So to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin, right? Motion along a straight line. जो सबसे सिंपल तरह का मोशन है वो है मोशन along a straight line. हम सबसे पहले we shall first learn to describe this by an example. मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जर्नी पॉइंट O से स्टार्ट करती है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है वो, ठीक है। C से होते हुए, B से होते हुए वो A तक पहुंच जाती है, ठीक है। फाइनली A तक पहुंच के वो वापस चलना शुरू करती है और B से होते हुए C तक आ जाती है। यहाँ पर जो उसने टोटल पाथ कवर किया है वो कितना है? 0 से लेकर 60 तक गए और फिर 60 से 25 तक वापस आए, यानी कि टोटल ये 60 प्लस 35 95 किलोमीटर उसने कवर किया, ठीक है। 95 किलोमीटर उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, राइट, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड की जब हम बात करते हैं तो वी ओनली नीड टू स्पेसिफाई दी टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे को सिर्फ उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बताना होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गई। कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उनको बतानी पड़ती है, दैट फिजिकल क्वांटिटीज या दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड vector quantities which have both magnitude as well as direction. They are called vector quantities. ठीक है जी। हुआ क्या यहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा होकर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने देखा कि पर्सन X जो है वो O से A तक गया, A से C तक वापस आ गया, तो मुझे पता है कि उसने 60 प्लस 35 95 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। एक दूसरा पर्सन है B, नॉट बी, चलो बी पॉइंट ऑलरेडी यूज है, एक दूसरा पर्सन है वाई, वो भी मेरे साथ यहाँ पे खड़ा होके एक्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। जब एक्स ने चलना शुरू किया तो वाई जो था वो किसी काम चला गया। थोड़ी देर बाद जब वाई वापस आता है तो वो देखता है कि एक्स जो है वो सी पॉइंट पे पहुंच चुका है। उसको क्या लगेगा कि भाई एक्स ने यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच गया, 25 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। जबकि एक्चुअली हुआ क्या उसके पीछे से कि एक्स जो था वो ओ से ए तक गया और वापस सी तक आया। तो जहां एक्स ने एक्चुअली 95 किलोमीटर कवर किए, वहां पर वाई को क्या लगेगा कि एक्स ने सिर्फ 25 किलोमीटर कवर किए। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बंदा किधर किधर से घूम के वहां पे पहुंचा है, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट
शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, ठीक है। इट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, राइट। डिस्टेंस में वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। सो देयरफॉर गाइस, लेंथ को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट होता है किलोमीटर, ठीक है, सॉरी मीटर, और उसके अलावा हम लोग किलोमीटर भी यूज करते हैं, राइट। डिस्प्लेसमेंट जो है, इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होता है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ने मूव किया है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट ने ओ से चलना शुरू किया, ओ से बी तक गया और वापस ओ पे आ गया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? इट विल बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी, इट विल बी 35 प्लस 35, 70 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जीरो, राइट। तो डिस्टेंस जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकती है। अगर एक ऑब्जेक्ट ने मूव किया है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर होगी या डिस्टेंस से कम होगी, वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। एक्टिविटी 8.3, आप एक मीटर स्केल ले लो और एक लंबी रोप ले लो। बास्केटबॉल कोर्ट के एक कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर तक आप मूव करो। जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है वो आप मेजर करो, ठीक है। अगर आप अलोंग दी साइड जाते हो उसको, राइट, और अगर आप सीधा उसको मेजर करते हो दोनों कॉर्नर्स के बीच की वो रख के, टेप रख के, तो आप क्या डिस्टेंस मेजर करते हो? सो दिस इज द सिचुएशन बेसिकली। एक बास्केटबॉल का कोर्ट है, लेट दिस बी अ बास्केटबॉल कोर्ट, ठीक है। एक बारी जो है वो आप ट्रेवल करो इस तरफ से, यू गो टू दिस एंड यू रीच हेयर, राइट, और टोटल टेप को मेजर कर लो, ऐड कर लो कि कितना बना। एक बारी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, आप टेप को यहाँ रख के यहाँ तक मेजर कर लो, ठीक है। क्या डिफरेंस दोनों में होगा? ये डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस है, जबकि ये एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड है, तो दिस इज डिस्टेंस। ऑब्वियसली जब आप मेजर करोगे तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही आएगा, राइट। एक्टिविटी 8.4, ऑटोमोबाइल्स के अंदर एक डिवाइस फिटेड होती है जो ये शो करता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इस डिवाइस को ओडोमीटर कहा जाता है। एक कार को अगर हम ड्राइव करें फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, तो जो डिफरेंस होगा फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग के बीच में ओडोमीटर की, वो होगा 1850 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करोगे भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच में, अगर आप इंडिया का रोड मैप ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट कम आएगी, लेकिन एक्चुअली सड़क तो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं ना जाएगी पॉइंट टू पॉइंट, वो तो घूम फिर के जाएगी, रास्ता जहां जहां उसको मिलेगा, है ना। तो अकॉर्डिंगली डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो ज्यादा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कम होगी। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कंसिडर करो एक ऑब्जेक्ट जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। मान लो वो पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, अगले 1 घंटे में फिर 50 किलोमीटर चलती है, उससे अगले 1 घंटे में फिर 50 किलोमीटर चलती है, और उससे अगले घंटे में फिर 50 किलोमीटर चलती है। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रही है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसीलिए उसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। जो टाइम इंटरवल है इस मोशन के अंदर वो बड़ा या कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग अक्सर ऐसे मोशंस देखते हैं जहां पर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। एक्चुअली जनरली ऐसा ही होता है, जनरली दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। क्योंकि सपोज आप घर से निकले हो, गाड़ी अभी स्लो होगी तो आप पहले 10 मिनट में कम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, आगे मेन रोड पे आ गए, रोड खाली है, अगले 10 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, फिर कहीं जैम लग गया, रेड लाइट आ गई, उससे अगले 10 मिनट में कम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो यू वांट बी ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऐसा जो मोशन होता है जहां पर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसे यूनिफॉर्म मोशन
सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। और जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी का मोशन क्राउडेड स्ट्रीट पर जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन एक गाड़ी का मोशन एक एम्प्टी स्ट्रेट रोड पे फॉर अ लेंथ ऑफ 50-60 किलोमीटर जो होगा वो शायद यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में डाटा दिया हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए 9:30 से 9:45 यानी कि 15 मिनट में वो 10 मीटर चला। 9:45 से 10 AM यानी कि अगले 15 मिनट में फिर 10 मीटर कवर किया, फिर 10 मीटर कवर किया, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर। तो एवरी 15 मिनट्स इट इज कवरिंग 10 मीटर डिस्टेंस। यहाँ पर इसमें 9:30 और 9:45 के बीच में इसने 7 मीटर कवर किए। 9:45 और 10 बजे के बीच में इसने 4 मीटर कवर किए। फिर 10 और 10:15 के बीच में 12 मीटर, फिर 35 और 10:15 और 10:30 के बीच में 2 मीटर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल नहीं कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो बॉडी बी का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, जबकि बॉडी ए का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। राइट जी। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मोशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा टीवी के ऊपर जब मैच आ रहा होता है तो बॉलिंग स्पीड दी जाती है। सड़क पे जब हम जीटी रोड वगैरह पे चलते हैं तो वहां पे स्पीड लिमिट लिखी होती है। ठीक है, इन सिचुएशंस में ये जो स्पीड्स लिखी हुई हैं इनका मतलब क्या है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड आउट ऑफ देम? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स सेम अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो ले सकती हैं डिफरेंट डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए, या कह लो कि सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम ले सकती हैं। इनमें से कुछ जो है वो फास्ट मूव करती हैं और कुछ स्लो मूव करती हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। जिस रेट पे ऑब्जेक्ट्स मूव करती हैं वो डिफरेंट हो सकता है। ऑल्सो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम रेट पर भी मूव कर सकती हैं। एक तरीका जिससे कि एक ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ मोशन को मेजर किया जा सकता है वो है कि हम ये मेजर कर लें कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक यूनिट टाइम के अंदर। आप एक टाइम फिक्स कर लो, 1 घंटा, 10 मिनट, आधा घंटा, कि ऑब्जेक्ट इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 व्हीकल्स हैं, ए, बी और सी। 1 घंटे में व्हीकल ए जो है वो 50 किलोमीटर कवर करता है, 1 घंटे में व्हीकल बी जो है वो 40 किलोमीटर कवर करता है, और 1 घंटे में व्हीकल सी जो है वो 60 किलोमीटर कवर करता है। तो सेम टाइम में जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा दैट मीन्स उसका जो रेट ऑफ मोशन है वो सबसे हाई है। रेट ऑफ मोशन को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसको हम एसआई यूनिट जो है इसका वो होता है मीटर पर सेकेंड, और उसके अलावा हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर भी यूज कर लेते हैं। अगर आप किसी भी चीज की स्पीड को स्पेसिफाई करना चाहते हो तो हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड जरूरत होता है। हमें ये पता करने की जरूरत नहीं होती कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। विच मीन्स अगेन स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ऑब्जेक्ट की स्पीड का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है और जनरली होती भी नहीं है। अगेन सेम एग्जांपल अगर हम लें, घर से स्टार्ट करेंगे, गाड़ी 0 से तेज होनी शुरू होएगी, आगे जाएंगे मोड़ आ गया, गाड़ी स्लो होगी, फिर खाली सड़क आ गई, गाड़ी तेज हो गई, रेड सिग्नल आ गया, गाड़ी स्लो हो गई। सो ऑब्वियसली गाड़ी की जो स्पीड है वो हर टाइम कांस्टेंट नहीं रहती। मोस्टली चीजें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती हैं। इसीलिए हर एक एक पल की स्पीड को पता करने का हमारे को कोई एडवांटेज नहीं होता। सो बट वी आर जनरली मोर इंटरेस्टेड इन इज नोइंग कि ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है टोटल टाइम टेकन के। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। आप लुधियाना से दिल्ली जा रहे हो, आप लुधियाना से अंबाला पहुंच जाते हो 2 आवर्स में, अंबाला से फर्दर आप पानीपत या मुरथल पहुंच जाते हो 1.5 आवर में, मुरथल आप खाना खाने के लिए रुक जाते हो, 1 घंटा आप वहीं रुके रहे, उस 1 घंटे के दौरान आप कहीं नहीं चले। फिर आप कहीं आगे गए, कोई आइसक्रीम पार्लर आ गया, 15-20 मिनट आपने वहाँ लगा दिए। फिर आप दिल्ली एंटर कर गए, वहाँ जाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको वहीं पे लग गया। अल्टीमेटली यू रीच योर डेस्टिनेशन। 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको आपने मान लो पूरे 7 घंटे में कवर किया, तो आपने नेट 350 किलोमीटर 7 आवर्स में कवर किया। तो आपकी जो स्पीड है वो हो जाएगी 350/7 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीच बीच में आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे
कि बीच बीच में आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, कि बीच में आप रुके भी हुए थे, इन सब चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग इज द एवरेज स्पीड, दैट इज कि ऑब्जेक्ट ने टोटल टाइम कितना लिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, उसके बाद आता है स्पीड विद डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, अगर हम उसको और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना चाहते हैं तो हम साथ साथ में डायरेक्शन की भी बात करते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी जो रेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन दोनों को कंसिडर करती है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो बेसिकली वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की स्पीड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। एक गिवन डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, मतलब कांस्टेंट भी हो सकती है और चेंजिंग भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट की स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन या दोनों चेंज हो जाएंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ चल रही है, तो अगर उसकी स्पीड को आप 50 की बजाय 45 कर दोगे, चाहे उसी डायरेक्शन में जा रही है तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज बनी जाएगी। और अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाते जाते वो गाड़ी मुड़ गई नॉर्थ से मान लो ईस्ट की तरफ, तो अब उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो इवन इन दिस केस उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज्ड बनी है। ठीक है जी। तो स्पीड में चेंज आ जाए या डायरेक्शन में चेंज आ जाए, दोनों केसेस में जो वेलोसिटी है उसमें चेंज माना जाता है। राइट। अगेन, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई मतलब नहीं होता कि एक एक मिनट की स्पीड का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं होता। वैसे ही एक एक मिनट की 5-5 मिनट की वेलोसिटी का भी कोई मतलब नहीं होता। बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग इज द एवरेज वेलोसिटी। अगेन, एवरेज वेलोसिटी विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में बढ़ती है तो हम उसकी एवरेज वेलोसिटी को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरू में कितनी वेलोसिटी है प्लस फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद में कितनी वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम एवरेज नॉर्मल निकालते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा ना मीन निकालना, अरिथमेटिक मीन। वो क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशंस है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, that will give you the average velocity of the object. वेलोसिटी क्योंकि है तो स्पीड ही एक तरह से इन अ गिवन डायरेक्शन, इसीलिए इसका जो एसआई यूनिट होता है वो वेलोसिटी स्पीड वाला ही होता है, मीटर पर सेकेंड। राइट जी। सो टू सम अप व्हाट वी हैव रेड टुडे, एक बारी गोइंग थ्रू ओवरऑल द पॉइंट। मोशन, किसी चीज का चलना या रुकना विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मोशन के अंडर काउंट होता है। मोशन को समझने के लिए हमें किसी चीज को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम देखते हैं कि कोई चीज चल रही है कि रुकी हुई है। एक चीज एक ही टाइम पर किसी एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से रेस्ट पे हो सकती है और किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मोशन में भी हो सकती है। तो अगर किसी भी चीज की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट चेंज होती है विद टाइम तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है, और अगर नहीं चेंज होती तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट पर है। एक स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मूव करती है तो जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड होता है उसका दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच में जो उसका शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक तरह से एक ही चीज को मेजर करने वाली फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बस एक में डायरेक्शन इन्वॉल्व है, एक में नहीं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, और जिनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटीज है, लेकिन दोनों ही लेंथ के मेजरमेंट्स हैं, इसीलिए दोनों को ही जो एसआई यूनिट है वो होता है मीटर। राइट। ऑटोमोबाइल्स में हम ओडोमीटर्स लगाते हैं, ओडोमीटर्स जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मेजर करते हैं। जब कोई बॉडी इस तरीके से चलती है कि एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर फॉर एवरी सक्सेसिव टाइम इंटरवल उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो सेम होता है, पहले एक घंटे में 50 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 50 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 50 किलोमीटर, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। और अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। स्पीड जो है इट इज द रेट ऑफ ट्रेवलिंग, कोई बॉडी एक गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है इस मेजर को उसकी स्पीड कहा जाता है। स्पीड जो है उसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए भी डायरेक्शन नहीं इंपॉर्टेंट होती, सो इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी।
लेकिन जब भी कोई चीज मूव करती है तो हम उसके एक एक पल की स्पीड में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते. वी आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ओवरऑल पूरी जर्नी में उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया. सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. अगर स्पीड में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस दें तो ऐसी स्पीड को फिर वेलोसिटी कहा जाता है. वेलोसिटी जो है एक ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म या वेरिएबल कुछ भी हो सकती है. इसको हम चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करके, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करके या दोनों को चेंज करके. जब एक ऑब्जेक्ट मूव करती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड को उसके रेट ऑफ मोशन की टर्म्स में एंड दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. So basically speed with direction is called velocity. So velocity is a vector quantity. और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट पता हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो भी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. और अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 करेंगे तब भी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. Hope you would have understood all these terms. What is motion, what is rest, what is distance, what is displacement, what is velocity, what is speed, what is average speed, what is average velocity, what is uniform motion, what is non-uniform motion, what is scalar quantity, what is vector quantity. Right? So next topic जो है फिर वो अब हम next जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे. Right? For more informative videos, subscribe to our channel and also hit the bell icon so that you are notified whenever we release a new video. Thank you from Horizons.